नमस्कार, डेड न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। बारात से वापस लौट रहे बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 4 बाराती की मौत, 15 घायल। दो दिनों से गायब युवक का शव मिलने के बाद बवाल, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। और बूढ़ी गंडक नदी के निचले इलाके में कई मोहल्ले में घुसा बाढ़ का पानी, दहशत में लोग। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हैं। घटना मोतिहारी मुजफ्फरपुर NH 28 मीनापुर के पानापुर ओपी के नेडियार गांव के पास की है। घटना में घायल हुए सभी लोगों को SKMCH इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं मृतक के डेड बॉडी को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल से दुर्घटना का मलबा, क्षतिग्रस्त बस और ट्रक को देर शाम तक हटाया गया। ASP वेस्ट सैयद इमरान मसूद ने बताया कि बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई है। बस बारात की है। बताया जा रहा है कि गायघाट के जारंग बेलवा जनक सिंह टोला से बारात चंपारण गई थी। लौटते वक्त एक होटल पर बस रुकी हुई थी। वहां बस का टायर बदला जाना था, इसलिए बस खड़ी थी और बस के पीछे भी कुछ लोग खड़े थे। पीछे से आ रही एक अनियंत्रित ट्रक ने खड़े लोगों को कुचल दिया और बस में भी जोरदार धक्का मार दिया। उसके बाद ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त होकर वहीं पलट गई है। ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गया है। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। NH 28 पर एक लेन में मौके पर पहुंचे SDO कुंदन कुमार ने बताया कि घटना की पूरी जानकारी घायलों और मृतकों के परिजनों को दे दिया गया है। घायलों में से 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें SKMCH से रेफर किया गया, तो एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बाकी सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। इस बीच मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजा राशि दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। SDO ने कहा कि गायघाट CO को मृतक के परिजनों की पहचान कर मुआवजा की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। घायलों के उचित इलाजों के लिए जिला प्रशासन SKMCH के संपर्क में है। ASP इमरान मसूद ने बताया कि घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है कि आखिर किस वजह से रखने खड़ी बस में टक्कर मार दी। हम अपने भैया की शादी में आए थे सीतामढ़ी जिला से, कल परसों अटेंड करने शादी। हम लोग शादी में खा पी के रिटर्न आ रहे थे। बस का गाड़ी का चक्कर खराब हुआ। सब नीचे उतरे, बहुत से लोग नीचे बैठे हुए थे। अचानक से पीछे से एक बस आई। उसे बस ट्रक किसी बहुत भारी गाड़ी ने बहुत स्पीड से आके हमारे बस को ठोक दिया और हमारे बस आके हम पे चढ़ गई। बहुत से लोग के जो बैठे थे उनके शरीर पे दब गए। बस पलट गई थी कि वहीं पर थी लगी? नहीं, वो टकराने के बाद हम पे आ गई, चढ़ गई। वो टकराने के बाद जो बैठे थे ना लोग आगे चल के उन पे आके चढ़ गई। हम भी वहीं खड़े थे। तो बाहर गिर गए? हाँ, हम लोग उसके अंदर दब गए थे। कैसे निकला लोग? हमारा आधा शरीर बाहर निकला हुआ था। हमारा आधा शरीर बाहर निकला हुआ था, तो हमने चिल्लाया तो मेरे मामा ने निकाला। उसके बाद मैंने अपने भाई को निकाला, वो अंदर पूरा दबा हुआ था। बस में कितना आदमी था? बस में
60 से 70 आदमी थे। बस में 60 से 70 आदमी थे। कहाँ मोतिहारी गए थे? ना मुजफ्फरपुर सीता वो जा रहा कहाँ गया था बारात? बारात खोरी पाकर सर बारात गए थे, वहाँ से रिटर्न जब हुए तो वो ड्राइवर जो था पैक चढ़ा लिया था, हम लोग को पता नहीं चला। मतलब 2-3 बार ऐसे बार हुआ तो बच गए। उसको समझाया, चाय वो पिलाए, हमारे बड़े पापा जी उसको चाय दिए, अथी दिए, मतलब नींद बोले कि अच्छा से धो डालो तब तुम चलाना, कहा कि सबका जान तुम लेके जा रहे हो, तुम ठीक ठाक। सर यही होगा 40-50 आदमी। अच्छा। तो बड़े पापा बोले कि सबको आपको संभाल के ले जाना, हम लोग का विश्वास है तो सबको ठीक ठाक ले चलिए, जो हम लोग सेफली जाएंगे तभी ना आप लोग का नाम लेंगे। तो वही पता नहीं रास्ता में सर कब कैसे हो गया, कुछ पता ही नहीं चल पाया। ट्रक मारा के? पता नहीं सर, इतना भी नहीं जानते क्या मारा, हम सीधे मतलब मारा और यहाँ पे मतलब सर पता चला कि ऐसे। हॉस्पिटल पहुंच गए? यस सर। बारात शादी किसकी थी? सच चाचा के बेटे का लड़का, चचेया चाचा का बेटा बम कुमार है सर, अमित कुमार है साइड से। बम कुमार का शादी था? यस सर। उसके पिता की भी डेथ हो गई? उसके पिता की? उसके पिता का नाम विजय कुमार है। विजय कुमार भी बस में सवार थे? नहीं, वो साइड से थे, मतलब छोटे गाड़ी से जा रहे थे सर। क्या नाम है आपका? यहाँ सुबह 4 बजे NH पे एक्सीडेंट हुआ। एक ट्रक ने एक बस रुकी हुई थी जिसका टायर पंचर था, टायर बन रहा था, उसी को पीछे से आके टक्कर मार दी। उसी में कुछ जो लोग सड़क पे मौजूद थे उसमें 4 लोगों की डेथ हुई है, बाकी 8-10 लोग इंजर्ड हुए हैं, सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। एक बारात की बस का टायर पंक्चर हो गया था और वो अपना टायर को ठीक ठाक कर रहा था। उसमें से जो यात्री थे वो कुछ उतर करके वहीं बैठे हुए थे, आसपास कुछ लोग टहल भी रहे थे कि इतने में एक बड़ी स्पीड में ट्रक आया और उस बस पे वो कुचलते हुए धक्का मारा, कुछ लोगों को कुचल दिया। इस क्रम में 4 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और लगभग अभी तक जानकारी के अनुसार 12 लोग घायल हैं। 9 SKMCH में एडमिटेड हैं जो सभी स्टेबल हैं। 3 माँ जानकी अस्पताल में हैं, वो भी स्टेबल है। बाकी 4 डेड बॉडी जो प्राप्त हुए हैं उनके परिजन लोग आ चुके हैं। हम लोग पोस्टमार्टम करके अग्रेतर जो कार्रवाई है वो करेंगे। कुछ लोग सर इधर उधर भी इलाज करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिनको माइनर इंजरीज हुआ था उनके परिजन वहाँ पे पहुँच करके उनको ले गए हैं। जो भी लोग थोड़ा सा भी सीरियस हैं वो हमारे पास में हैं। इसमें 1-2 को थोड़ा सा जो फ्रैक्चर हुआ है वो सीरियस है, बाकी किसी को हेड इंजरी नहीं है। ये सभी जो भी एडमिटेड पर्सन हैं वो अभी तक फिलहाल स्टेबल है। मुआवजा वगैरह? मुआवजे की कार्रवाई तुरंत होगी। 3 तो जारंग के ही हैं, अंचल अधिकारी गायघाट को निर्देशित कर दिया गया है। 1 सकरा के हैं। फॉर्मेलिटीज़ पूरा होने के बाद में सकरा CO भी उनको जो मुआवजा है 4-4 लाख रुपए की राशि होगी। मुजफ्फरपुर में 2 दिनों से लापता युवक का शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई। घटना सकरा थाना क्षेत्र के कानमनियारी गांव की है। मृतक उसी गांव के मोहम्मद समीम का 18 वर्षीय पुत्र इंजमामुल हक 2 दिनों से गायब था। परिजनों ने बताया कि बुधवार की शाम को शौच करने के लिए घर से निकला था और तब से गायब था। गुरुवार को परिजनों ने सकरा थाना में इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस और व्यक्तिगत रूप से इंजमामुल की खोज की जाने लगी। बुधवार की शाम को परिजनों ने टोली बनाकर अलग अलग दिशा में खोजबीन शुरू किया। इसी दौरान शुक्रवार को गांव में ही एक झाड़ी में जवान का शव मिला। शव के पास लोटा भी पड़ा हुआ मिला। शव मिलने के साथ ही इलाके में कोहराम मच गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और भीड़ लग गई। परिजन हत्या की आशंका जताते हुए हंगामा करने लगे। सूचना मिलने पर प्रशिक्षु DSP सकरा थाना अध्यक्ष सतीश सुमन मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर लोगों को शांत कराया। परिजनों ने बताया कि इमामुल की हत्या की गई है, इसलिए जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। पुलिस ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम कराकर शव पहुंचाने के बाद परिजनों ने देर शाम शव को सड़क पर रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। वरीय अधिकारी के आश्वासन पर लोगों को शांत कराया गया। बच्चा के लिए रो रहा था कि उसको समाज में दूसरा आदमी देने वाला तक चीर करके उसका जख्म को दिखला देता। तो क्या हत्या हुआ है या फिर क्या है? हत्या का मामला है? हत्या का मामला नहीं तो कैसे मामला हुआ उसके साथ? कब से गायब थे? कौन? ये जो जिनका सब 3 रोज हुआ, 3 रोज का गायब था। इसमें भी
ढुकने दिया। बोला गया कि पैखाना गया तो लोटा लेकर के जो से इधर चला है, गांव से चला है। तो उसके बाद में जैसे उसका मम्मी जो है पता लगाया शाम में, तो खाना वाना बनाने लगी। तो रात में जैसे 8-9 बजे तक घर में नहीं गया, 9 बजे तक तो अपने खोजी करने लगे। उसके बाद गांव वाले को हम लोग को पता चला 10 बजे करीब करीब। तो रात में फिर हम लोग अपने स्तर से जहाँ तक हुआ देखे, रिश्तेदार में फोन फान किए, लेकिन कहीं कुछ जानकारी नहीं मिला। उसके बाद में कल जो है से फिर हम लोग थाना पर गए, थाना प्रभारी के वहाँ एक एप्लीकेशन दिए। उसके बाद में सर जो है वहाँ से आए, आने के बाद में जैसे रात में इंक्वायरी सब तरह किए सर। उसके बाद में जैसे करने के बाद जैसे एक आइडिया दिए कि ऐसा कीजिए, गांव में 10-20 आदमी है, तो छोटा छोटा टीम बनाइए, आप चप्पा चप्पा पहले खोजिए। खोजने के अब बोलिए, आप बोल रही है ना। खोजने के बाद जो है सो यहाँ इत्मीनान हो जाइए। उसके बाद जो है हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो फिर जो है हम लोग आप इधर आके बोलिए ना। फिर जो है हम लोग जो है सुबह में एक टीम बनाए। टीम बनाने के बाद में 40-50 बच्चे को टीम बनाया और सबको 2-2 भाग 4-4 आदमी करके हम लोग चारों तरफ छितरा है। तो सुबह में जानकारी हुआ कि यहाँ पर जैसे डेड बॉडी मिला। तो फिर जैसे सर को फोन किए, थाना प्रभारी जो बड़े हैं उनको सर को फोन किया। तो फिर वो आए अपने। कैसे पता चला कि यहाँ डेड बॉडी? कैसे पता चला यहाँ डेड बॉडी? पता इससे चला कि जैसे टीम जो बनाया ना, तो बच्चे लोग आए, इसमें भी खोजा गया, मतलब हर जगह खोजा गया। ज्यादा करके उधर क्लियर है। तो वो बोला कि जाओ तुम पैखाना करने हम चलते हैं। वो आया ठीक, अब वो पीछे मुड़ के नहीं देखा कि वो कीपर तक आया या यहाँ तक आया या किधर गया, ये चीज वो नहीं देखा गया। जब 7 बजा है रात जो है, तब जो है तो उसका माँ जो है घर घर में पूछना शुरू कर दिया कि कलुआ नहीं आया है। हम लोग भी बोले कि नहीं, इधर नहीं आया है। उसके बाद जो है तो सारे लोग जो है निकले जो है उधर से, मर्द में जो है 8-10 आदमी से जो है तरफ सरके जो है। मृतक का नाम क्या है? इसका मेन नाम हो गया अंजमाम। अच्छा, आज कब मिली है लाश? कब पता चला आपको यहाँ की मौत हो गई है? ये 1 घंटा पहले आज जो है। इसके प्रशासन प्रशासन आई आपके? हाँ, तो वही प्रशासन कुछ रात भी आए हुए थे। तो करीब जो है 12 बजे रात के बाद जो है से गए। वही जो है सारे जो है बात बता देगा कि आप लोग सामाजिक आदमी है, चारों तमाम जो है। मिली थी कि कान मनियारी में एक 18 साल के लड़के गुम हो गया है। तो मैं खुद घटनास्थल पर आया था। कल रात में ग्रामीणों के साथ मिलके 4-5 घंटे तक सघन उसकी खोजबीन की गई। ग्रामीणों का जहाँ जहाँ शक था वहाँ पुलिस के सहयोग से वहाँ उनको खोजा गया। रात को 12-12:30 बजे तक खोजबीन जारी रही, परंतु युवक का कुछ भी पता नहीं चला था। फिर ग्रामीणों को मैंने खुद बोला कि ब्लॉक सर्च किया जाए, 2-2, 3-3 आदमी का टीम बना के। ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग गांव में सर्च कर चुके हैं, बट मैंने इनको सजेस्ट किया कि दोबारा फिर से गांव को सर्च किया जाए, 2-2, 3-3 का टीम बना। आज सुबह वही सर्च की कार्रवाई चालू हुई पुलिस के सहयोग से, और फिर सूचना मिली कि जो युवक है उसका प्रथम दृष्टया क्या देखी जा रही है कि हत्या है या आत्महत्या हो रहा है? कुछ मेरे ख्याल से अभी मेरे नज़र से अभी पोस्टमार्टम के बाद हत्या का या मृत्यु का या जो भी कारण होगा वो तभी पता चल पाएगा। अभी इस पर कुछ भी कहना संभव नहीं। बिहार के मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कई नए इलाकों में पानी फैल गया है। मिठनसराय की मुख्य सड़क पानी में डूब गया है। मुसहरी के राजवाड़ा बांध किनारे बसे घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। वहां सैकड़ों घरों में पानी घुसने के बाद लोग बांध पर शरण लेने लगे हैं। बूढ़ी गंडक के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मिठनसराय जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से पानी में डूब गई है। दूसरी ओर बिजई छपरा बांध की ओर बूढ़ी गंडक का फैलाव जारी है और इसका पानी शाहबाजपुर पंचायत के निचले इलाके में फैल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी मुसहरी राजवाड़ा बांध के किनारे बसे सैकड़ों घरों की हुई है। लोग अपना सामान बटोरकर अब बांध पर शरण लेना शुरू कर दिए हैं। वहीं अखाड़ा घाट सिकंदरपुर के किनारे झोपड़ियां व घर डूब गए हैं। मुसहरी राधानगर वार्ड नंबर 1 में पानी आ जाने से लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करना पड़ा। राजवाड़ा बांध के किनारे बसे करीब 250 झोपड़ी में पानी प्रवेश कर गया है। आसपास के सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल डूब जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। गांव के लोगों का कहना है कि उन लोगों ने घर का राशन एकत्रित कर लिया है। मिठनसराय गांव जाने वाली मेन सड़क पर बांध का पानी चढ़ गया है। निचले इलाके में रहने वाले लोग छोटे नाव या ट्यूब का नाव बनाकर
आवागमन कर रहे हैं। प्रखंड क्षेत्र के आश्रम घाट, चंदवारा घाट और छित भगवतीपुर इलाके के लोग अब ऊंचे जगह पर जाकर अपना नया आशियाना बनाना शुरू कर दिया है। पानी का तो देखिए रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। पानी बढ़ते जा रहा है। पानी बढ़ते जा रहा है। अभी कहाँ पर आप लोग रहेंगे? यहाँ पे तो पानी लग गई है। लोग पैदल आता है जाता है, अभी तो पानी बढ़ रहा। कितनी का? बहुत पानी बढ़ता जा रहा है। क्या कर रहे हैं आप लोग? घर खाली कर रहे हैं क्या? घर खाली करके जा रहे हैं 4 लेन पर। 4 लेन पर अब रहिएगा। कितना पानी आ गया? बहुत पानी है, डूबा है। पानी बढ़ते जा रहा है। कोई अभी तक मदद मिल रही है कि नहीं मिल रही है? कुछ नहीं, कुछ के लाभ नहीं है। कौन सा जगह है ये? माधोपुर है। पानी के लिए, पानी जो घर में घुस गया ना, इसीलिए बांध पड़ा। कितना पानी घर में घुस गया? अभी भर सेना से तनी नीचे है। लगातार पानी बढ़ रहा है। बढ़िए रहा, रात भर में कितना बढ़ेगा कोई पता नहीं। पूरा परिवार लेकर के बांध पर रह रहा है, कितनी कठिनाई हो रही है? पूरे परिवार लेकर रहे बांध पर। कोई प्रशासन से कोई मदद मिल रही है अभी तक? अभी नहीं। जब खूब जोर जब पुल पार करे लगे थी पानी, तब मुखिया जी पन्नी दी थी। कितना लोग रह रहे हैं बांध पर? 25 आदमी रही थी घर। शहर के बीचों बीच से बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी के अखाड़ा घाट पुल से बचे उफनती नदी में छलांग लगाते हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। पुल पार करने वाले लोग भी बच्चे के इस खतरनाक करतब को देखने के लिए रुक जाते हैं। इन स्टंटबाज बच्चों की उम्र लगभग 10 साल से 15 साल के बीच की है, लेकिन इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। इस खतरनाक स्टंट से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन ना तो बच्चों के परिजनों को इसकी परवाह है और ना ही पुल से सटे सिकंदरपुर ओपी की पुलिस को। वहीं इसको लेकर जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जब जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो उचित नहीं है। इसके बारे में वरीय अधिकारियों को जानकारी दे दी गई है और उनके द्वारा संबंधित अधिकारी को मामला संज्ञान में लिया गया है। साथ ही आम लोगों से अपील रहेगी कि जब नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है तब अपने बच्चों को नदी में स्नान करने के लिए न भेजें। गौरतलब है कि बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और उफान पर है और ऐसे स्टंट किसी बड़े हादसे को दावत दे रहे हैं। देखिए, जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। बहुत सारे जगहों पे हम लोग ऐसा देखते हैं और यदि ऐसा हो रहा है तो ये उचित बात नहीं है। इसे वरीय पदाधिकारियों को संज्ञान में दिया गया है और उनके द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये बातें संज्ञान में दी जा रही हैं। साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से अपील होगा आम लोगों से कि जब नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो अपने बच्चों को नदियों में स्नान करने के लिए नहीं भेजें। पहले भी इस आशय का प्रचार प्रसार किया जाता रहा है। इस बार भी इस स्थिति को देखते हुए एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि नदियों के जल स्तर बढ़ने के बाद लोग सावधानी बरतें और अपने बच्चों को नदी में स्नान करने के लिए नहीं भेजें, क्योंकि इससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो इसे संज्ञान में दिया जा रहा है और समझते हैं कि अपेक्षित कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को जिला परिषद मार्केट स्थित भाजपा जिला कार्यालय में अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने वर्चुअल माध्यम से पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी से बात की और 25 जून 1975 लोकतंत्र का काला दिवस, कांग्रेस की काली करतूत और लोकतंत्र के सबसे दुखद अध्याय को याद किया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वर्चुअल के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस के काले करतूतों को बताया। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि हर वर्ष आज के दिन को भाजपा इस काले अध्याय को कांग्रेस के काली करतूतों को आम जनता तक पहुंचाने और काला दिवस मनाने का काम करता रहा है। भारतीय राजनीति एवं लोकतंत्र का एकमात्र काला अध्याय आपातकाल। ये आपातकाल हर वर्ष 25 जून को हम लोग मनाकर कांग्रेस का चेहरा लोगों के सामने लाते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या क्रिया कृत्य है।
ये आपातकाल जैसा कि आप लोगों को मालूम है 25 जून 1975 को देश में लागू किया गया था और 21 महीने तक ये चला था। और किस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की हनन की गई थी, लोगों का मौलिक अधिकार छीन लिया गया था, नेताओं को जेल में ठूसे जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे नेताओं को पकड़ कर जेल में बंद कर दिया गया और किसी अखबार में छापने तक की अनुमति नहीं प्रदान की गई थी। प्रेस की आज़ादी तक को छीन ली गई थी। आज वही कांग्रेस पार्टी जो इतनी तानाशाही दिखाई थी देश में, आज वो कांग्रेस पार्टी अपने आप को दिखाती है कि देश में असहिष्णुता का वातावरण है। वो अपने आप को इस देश में असहज महसूस करती है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की कैसी चरित्र क्या है कांग्रेस पार्टी का। हम लोग हर वर्ष 25 तारीख को ये दिवस मनाकर कांग्रेस पार्टी का चरित्र लोगों के सामने लाने का काम करेंगे और हम लोग इस काला दिवस को बिल्कुल एक अंधकारमय वातावरण के रूप में लोगों के सामने लाते हैं और आने वाला इतिहास कभी इस दिन को नहीं भूलेगा। इतिहास में 25 जून का दिन भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना का गवाह रहा है। आज ही के दिन 1975 में देश में आपातकाल लगने की घोषणा की गई थी, जिसने कई ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म दिया। 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल था। तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे विवादास्पद काल था। आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थे। उस दिन को याद करते हुए 74 जेपी आंदोलनकारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष विनोद वर्मा ने आपातकाल को याद करते हुए अपने संस्मरण साझा करते हुए बताया कि विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, प्रेस पर भी सेंसर लगा दिया गया था। विद्यार्थियों का जो आंदोलन था, उस आंदोलन इतना उग्र हो चुका था, इतना उग्र कि तमाम बिहार के तमाम जिला प्रखंडों में तोड़ फाड़ आग लगाना विद्यार्थियों के द्वारा शुरू हो गया था। ये हम लोगों का जो डिमांड मुख्य रूप से था, जिसके कारण आंदोलन पूरे बिहार से भारत पैमाने पर चला। महंगाई पर चरम सीमा था, इसलिए प्रमुख मांगे हम लोगों का था कि महंगाई पर अविलंब रोक लगाओ, शिक्षा में आमूल परिवर्तन करो, बेरोजगारी दूर करो। ये 3 मुख्य मांगे हम लोगों का था और 14 डिमांड इसके साथ अटैच था, जिसके कारण 18 मार्च 1974 को पटने में बिहार विधानसभा का घेराव किया गया। उस घेराव के दरमियान में हजारों लाखों विद्यार्थियों पर, निहत्थे विद्यार्थियों पर कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के द्वारा गोली का बौछार किया गया। आपातकाल का घोषणा किया और आपातकाल के घोषणा होते ही तमाम देश के बड़े नेताओं, राज्य के जो छात्र नेता थे, प्रखंड स्तर पर जो कार्यकर्ता थे आंदोलन के, उन तमाम लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ, जिसमें हम लोग भी मिशा के तहत गिरफ्तार होकर मुजफ्फरपुर और बांकीपुर जेल में रहे। और हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जी के सेल में लगभग 2-3 महीना रहे और हम लोगों का हर 2 दिन पर डेट पड़ता था एडवाइजरी बोर्ड में। और अश्वनी कुमार चौबे जो आज भारत सरकार में मंत्री हैं, वह भी आंदोलन में थे और उस 75 में उनको इतना यातना दिया गया बिहार सरकार के कांग्रेसी हुकूमत के द्वारा कि देखने के बाद लगता था कि पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दिया जाए। और उसी का परिणाम हुआ कि आंदोलन इतना उग्र हुआ और कांग्रेसी हुकूमत का आने वाले लोकसभा के चुनाव में कांग्रेसी हुकूमत का अंत हुआ और आज तक केंद्र में कांग्रेसी सरकार का निर्माण नहीं हो सका। शुक्रवार को बालाजी परिवार द्वारा भारत सरकार के डेस्टिनेशन कार्यक्रम के तहत पुरानी बाजार शुक्ला रोड में सत्यनारायण अतिथि भवन में मेगा डेस्टिनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भेजी गई टीम के द्वारा लगभग 300 लोगों को टीका दिया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी, इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी और वैक्सीनेशन निश्चित करवा लें।
इस अवसर पर टीका प्रभारी ममता देवी और उनके टीम ने विशेष योगदान दिया। मौके पर मीडिया प्रभारी अभिषेक आर्य, महासचिव मोहन सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। आज भारत सरकार के द्वारा कोरोना से लड़ने के लिए जो विशाल वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत बिहार स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आज जो टीकाकरण के लिए बालाजी परिवार के सहयोग से एक बृहत टीका कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 250 18 प्लस वाले को, लगभग 70 45 प्लस वाले को, लगभग 20 डबल डोज वाले को वैक्सीनेशन दिया गया। देश यही है कि इस कोरोना से लड़ने के लिए एकमात्र हम लोग के पास टीका ही उपाय है, और शहरवासियों से अनुरोध है कि वे अधिक से अधिक टीकाकरण पर ध्यान दें, टीका लें और दूसरे को टीका के लिए प्रेरित करें। मुजफ्फरपुर सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन और छोटे के नेतृत्व में शुक्रवार को प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं ज्ञापन सौंपने के बाद सिया वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता मोहम्मद निसारुद्दीन और छोटे ने आरोप लगाते हुए बताया कि मोहम्मद तकी वक्फ स्टेट के कई बीघा जमीन को नाजायज ढंग से अतिक्रमण किया गया है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के आदेश पारित होने के बावजूद खाली नहीं कराया गया है। यदि प्रशासन की ओर से अतिक्रमण जमीन को खाली नहीं कराया गया तो बाध्य होकर पटना उच्च न्यायालय में अवमानना का मुकदमा दायर किया जाएगा। प्रशासन को अपील करता हूँ कि ये इतने ही ईमानदार हैं तो ये नगर निगम का रोड को कैप्चर किए हुए हैं, अतिक्रमण किए हुए हैं, और जिस प्लॉट पे ये रह रहे हैं ये अली नवाब वक्फ स्टेट की प्रॉपर्टी है, और ये इतने ईमानदार है तो वो बोर्ड को क्यों नहीं अपनी प्रॉपर्टी दे रहे हैं। अधिकारी से हम लोग ने आके आवेदन दिया है और मांग किया है कि बाड़ा मस्जिद को जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त किया जाए। जिला अधिकारी और एसपी के यहाँ हम लोगों ने आवेदन रिसीव करा दिया है और जिला अधिकारी से मांग किया है कि गृह विभाग का जो चिट्ठी आया है, जो दिनांक 23/4/2021 को जो चिट्ठी आया है कि वह भूमि जो मौलाना शबीब काजिम द्वारा अवैध अतिक्रमण किया हुआ है एवं मस्जिद को उसको मुक्त कराएं, नहीं तो हम लोग अब हाई कोर्ट में अवमानना पर जाएंगे, क्योंकि ये अवमानना का केस बनता है। इसीलिए जिला अधिकारी को और वरीय पुलिस पदाधिकारी को मैंने दिया हूँ आवेदन के तथाकथित मौलाना शबीब काजमी के द्वारा जो करोड़ों की संपत्ति वक्फ बोर्ड का अतिक्रमण कर अपने गुरुओं के द्वारा उससे अवैध उगाही कर रहे हैं, उसको जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर हाई कोर्ट में अवमानना में जाएंगे। कल उन्होंने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आरोप लगाया है, उनके द्वारा जो आरोप लगाया गया, जो एक खुद अपराधी हो, जो स्वयं स्वीकृत किया है कि 48 केस हम पर है, जिस आदमी पर 48 केस होगा वो आदमी आम जनों के लिए या कौम के लिए कैसा होगा ये खुद लोग जानते हैं। और खुद इनके द्वारा वक्फ की करोड़ों की संपत्ति मस्जिद जो बना है वो मस्जिद की उगाही सब इनके द्वारा अवैध तरीके से किया जा रहा है, जिसके लिए गृह विभाग से लेकर के मुजफ्फरपुर जिला अधिकारी एसपी के यहाँ पिटीशन दिया जा रहा है। वो खाली नहीं कर रहा है, अपने गुरुओं के द्वारा वर्चस्व जमा है उसी के खाली के लिए आए हैं। अगर खाली नहीं हुआ तो हम लोग हाईकोर्ट में अवमानना में जाएंगे। 7वां वेतनमान का भुगतान, स्थायी कर्मियों का एरियर का भुगतान सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर शुक्रवार को मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन के तत्वाधान में बैंक रोड स्थित अंचल कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मांगों पर विस्तार से चर्चा कर आगे की रणनीति तैयार की गई। यूनियन के अध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि सभी मांगों को लेकर हम लोग नगर आयुक्त से मिलेंगे। अगर हमारी मांग नहीं माना गया तो हम लोग रोड पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेंगे। आज का बैठक इस मुद्दे पर किया गया कि कर्मचारी का सर्विस बुक अभी तक नहीं खुला है। जो 50 कर्मचारी लमसम परमानेंट हुए हैं, कुछ अनुकंपा पर हुए हैं, कुछ मास्टर रोल से सेवा स्थायी हुआ है, और उनका सर्विस बुक आज 3 साल 4 साल से नौकरी कर रहे हैं और नहीं खुला। पीएफ के जगह पर ईपीएफ उनका काटा जा रहा है, वो भी ईपीएफ काटा जा रहा है, तो उस कर्मचारी को मालूम नहीं है कि हमारे ईपीएफ में कितना पैसा जमा है।
तो ये कर्मचारी का शोषण है। अगर सर्विस बुक नहीं खुलता है, आज उस कर्मचारी को कोई घटना दुर्घटना हो जाता है तो उसको 5 रुपया नगर निगम नहीं देगी। दूसरी बात है कि अनुकंपा पर बहाली, जितने भी मरे हुए हैं 22-24 आदमी हैं जिनको अनुकंपा पर बहाली होना है, सरकार का चिट्ठी भी आ चुका है, लेकिन यहाँ स्थापना शाखा हो या हमारे राकेश बाबू हैं उपनगर आयुक्त, ये लोग टाल मटोल करके वो सर्विस बुक को नहीं खोल। आगे का क्या रणनीति बना है? आगे का रणनीति है कि ये सब हम डिमांड बना रहे हैं, डिमांड बनाकर उनको देंगे। अगर ये सीधे से हो जाता है एसीपी का लाभ सभी कर्मी को मिलना चाहिए। अगर वो नहीं देते हैं तो इसके लिए आगे हम लोग लड़ाई के सिवा कर्मचारी के पास कुछ नहीं है। हम कर्मचारी की सुविधा की चीज़ मांगते हैं, जिससे आप रात दिन नाली में मोरी में काम करा रहे हैं, अभी बरसाती अभी तक नहीं मिला। बताइए कर्मचारी भीड़ कर जाएगा काम करने के लिए? आपके देह पर पानी पड़े तो पानी पड़ रहा है, उसके देह पर पानी पड़ा तो उसका कोई नहीं। इसलिए ये सब शोषण है उसका। अगर नगर बरसाती में पानी नहीं देंगे तो हम मीटिंग करके अनाउंस कर देंगे कि कोई भी कर्मचारी पानी में काम नहीं करेगा। जो करेंगे तो उसके लिए संगठन है। तो ये मेरा आज का सवाल है, और अभी मीटिंग हो ही रहा था, लेकिन ये सब जो 7वां वेतनमान एरिया, बताइए क्या है? 100 आदमी एसीपी ले रहा है, आज बाकी किसी को नहीं आप दे रहे हैं, तो चुनिंदा हो रहा है। तो इस पर ध्यान कौन देगा? हमारे नगर आयुक्त महोदय न ध्यान देंगे कि आज इस गरीब गुरबा के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? शुक्रवार को नागरिक मोर्चा के द्वारा आपातकाल के 46वीं वर्षगांठ के विरोध में छाता चौक स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्मारक स्थल पर लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि आज कांग्रेस अपने अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। लोकतंत्र में ही सभी समस्याओं का समाधान ढूंढना होगा। 25 जून की वह काली रात को याद कर भयभीत हो जाते हैं। वह खौफनाक रात फिर देश में कभी नहीं आए, इसके लिए जेपी प्रतिमा के समक्ष सभी लोगों ने संकल्प लिया कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम लोग हर कीमत चुकाने को तैयार हैं। मौके पर रमेश प्रसाद सहित कई लोग मौजूद रहे। आज ही के दिन 25 जून 1975 को तानाशाह सरकार द्वारा देश में इमरजेंसी लागू कर लोकतांत्रिक ढांचे को समाप्त कर दिया गया था। प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगा दी गई थी। तमाम बड़े छोटे राजनेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण सहित सारे नेताओं को जेल के काल कोठरी में कैद कर दिया गया था। वह काली रात आज भी याद आता है तो लोग भयभीत हो जाता है। वो खौफनाक यादें आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक था। श्रीमती इंदिरा गांधी की एक भूल ने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। सन 74 आंदोलन के महानायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर हम इमरजेंसी के 46वीं वर्षगांठ पर लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मना रहे हैं। यह संकल्प ले रहे हैं कि भारत का कोई भी शासक अगर लोकतंत्र की हत्या करेगा तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। देश का बच्चा लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।